नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी मोदी सरकार में ट्रेन हादसों के नए रिकॉर्ड की, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस के दावे की, देखेंगे कानपुर दंगों पर बीजेपी की जाति कार्ड को, अयोध्या में योगी सरकार के 25 लाख दियों के लक्ष्य को। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गुजरात के मेहसाणा में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से निर्माण स्थल पर 5 मजदूरों की मौत। बीजेपी पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला, बोले वो लिंचिंग करते हैं उनकी पार्टी आतंकी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले गुजरात से चलती है शिंदे की पार्टी। नागपुर में आरएसएस स्थापना दिवस पर बोले मोहन भागवत, भारत की साख दुनिया में बड़ी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले पर भी बोले भागवत। हरियाणा में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह अब होगा 17 अक्टूबर को, तीसरी बार बदली डेट। दिल्ली में देर रात अमित शाह के घर चली मीटिंग। अब खबरें विस्तार से। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने एक बार फिर से ट्रेन हादसों का नया रिकॉर्ड बना लिया है। इतना ही नहीं, 126 दिनों में मोदी सरकार 3.0 में 55 रेल हादसे हो चुके हैं। तमिलनाडु से बिहार जा रही बागमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। वहीं ट्रेन हादसे पर सियासी बवाल भी अब शुरू हो गया है। मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए विपक्ष ने हमला बोल दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में शुक्रवार 11 अक्टूबर को त्रिवल्लूर में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के दौरान एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई, जबकि 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। आलम यह है कि एक के बाद एक देश में रेल हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हर बार की तरह सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार ट्रेन हादसे हो रहे हैं। रेल हादसों को देखते हुए विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं तमिलनाडु रेल हादसे पर कांग्रेस की तरफ से पोस्टर जारी करते हुए मोदी सरकार से सवाल किए गए हैं। मोदी सरकार के 126 दिनों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि मोदी सरकार 3.0 में 55 रेल हादसे हुए हैं, जिनमें 21 लोगों की मौत हुई है और 131 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैसूर दरभंगा ट्रेन दुर्घटना भयावह ओडिशा के बालासोर की दुर्घटना को दिखाती है, जहां एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया है। इसकी जवाबदेही शीर्ष को देनी चाहिए। इस सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्रेन हादसे को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, देश में ट्रेन दुर्घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि एक के बाद एक होने के बावजूद सरकार द्वारा न तो कोई जवाबदेही तय की जा रही है और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश के करोड़ों आम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भय और अराजकता के पहियों पर चलने वाली ट्रेनों में सफर करने को मजबूर है, क्योंकि सुरक्षित ट्रेन यात्रा की जिम्मेदारी सरकार ने मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के साथ बालासोर जैसा हादसा फिर हुआ है। महीनों से चलने वाला ये सिलसिला कब रुकेगा, जवाबदेही कब तय की जाएगी। बता दें, ये हादसा 11 अक्टूबर रात 8:30 बजे हुआ। हादसे में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, एक कोच और पार्सल वैन में आग लग गई। हादसे में 19 लोग घायल हुए। हादसे के वक्त ट्रेन में 1360 पैसेंजर सवार थे। इस घटना पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक ट्वीट में लिखा, मुझे तिरुवल्लुवर जिले के कावरेपेट्टे में हुए रेल हादसे के बारे में जानकर झटका लगा है। उन्होंने लिखा, सरकार बचाव और राहत कार्य में तेजी से काम कर रही है। वहीं इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालातों का जायजा लेने में व्यस्त है। हरियाणा की हार ने यूपी और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन महाराष्ट्र में सहयोगी दलों पर दबाव बढ़ाने के लिए अब कांग्रेस भी अपनी चाल चलने लगी है। राज्य में सीटों को लेकर रस्साकशी के बीच कांग्रेस ने 100 सीटों पर दावा ठोक दिया है। तो कांग्रेस के इस दावे का इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर किस तरह का असर होने वाला है, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों के निशाने पर आ गई है। यूपी में अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। हरियाणा की हार के बाद उद्धव ठाकरे और उमर अब्दुल्ला ने आप को गठबंधन नहीं करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। वहीं संजय राउत ने इस हार के लिए कांग्रेस पर ओवर कॉन्फिडेंस को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ये दावा ठोक दिया है कि वो अपने सहयोगी शिवसेना और एनसीपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की कवायद में है। इसी बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दावा किया है कि हरियाणा में हार के दबाव में पार्टी अपनी दावेदारी कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा के रिजल्ट का महाराष्ट्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस 288 सीटों में से 110 से 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।
शिवसेना और शरद पवार की पार्टी को 80 से 85 सीटें दी जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि नाना पटोले का यह बयान उद्धव ठाकरे के उस बयान की प्रतिक्रिया लगती है जिसमें हरियाणा में कांग्रेस की हार का जिक्र था। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की हार पर उद्धव ठाकरे का कहना था कि कांग्रेस को अपनी अति आत्मविश्वास की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसी बातें किया जाना उनकी नाराजगी की तरफ इशारा था। असल में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी चुनावों के पहले ही अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दे। जाहिर है ये बात वो अपने पक्ष में ही चाह रहे थे। जब उद्धव ठाकरे ने देखा कि नाना पटोले तो विरोध में खड़े ही हैं, शरद पवार भी उनकी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को मंजूरी नहीं दे रहे, तो उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा। और कांग्रेस की हार पर उद्धव ठाकरे का कटाक्ष उसी का नतीजा था कि उन्होंने अपनी भड़ास को वहां जाहिर किया। ऐसे में माहौल को गर्म होता देख राहुल गांधी को निशाना बनाए जाने के बाद नाना पटोले ने महाराष्ट्र में मोर्चा संभाल लिया है और सबसे ज्यादा सीटों के लिए दावेदारी पेश कर दी है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर नाना पटोले के तेवर तो यही बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस वैसे ही पेश आ रही है जैसे यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस के साथ पेश आते हैं। बता दें अभी तक महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा प्रभाव शरद पवार का रहा है, जबकि कांग्रेस तीसरी पोजीशन पर देखी गई है। हाल के विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे को भी अपनी मनमानी करते देखा गया, लेकिन नाना पटोले का ये दावा महाविकास आघाड़ी को कितना रास आता है और कैसे इंडिया गठबंधन में तालमेल बैठ पाता है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। एक तरफ दीपावली पर अयोध्या में 25 लाख दिए जलाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में करोड़ों लोगों को आज भी दोनों वक्त का खाना मयस्सर नहीं है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2024 की लिस्ट में इस साल भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का दावा करते रहते हैं, दूसरी तरफ भारत भूखे लोगों, कुपोषित बच्चों और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का देश बनता जा रहा है। यानी देश को ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दौड़ में भारत इतना आगे निकल गया कि देश में भूखमरी और कुपोषण के क्या हालात है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भाजपा राज में सबका साथ और सबका विकास बेहद अहम है। इसलिए योगी के कुशल मार्गदर्शन में सकल विश्व में एक यूनिक इवेंट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार भी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी जोरों शोरों पर है। इसके मद्देनजर रामनगरी में छोटी दीपावली पर 55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, जबकि देश में मोदी सरकार की विकास की कहानी ये बताने के लिए काफी है कि भारत में भूख, कुपोषण और असमानता की खाई किस तरीके से गहराती जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका से भी सबसे निचले पायदान पर है, जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से काफी छोटी है और जिन्हें भारत से गरीब माना जाता है। देश में 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जिनका वजन उनकी लंबाई की तुलना में कम है। गौरतलब है कि भारत में इस समय 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 37 है, जिसमें 69% मौतें कुपोषण के चलते होती है, जो बेहद भयावह है। हमारे देश में करीब 21% बच्चे अपनी उम्र और लंबाई के हिसाब से कम वजन के। भूख और कुपोषण का एक सामाजिक पहलू भी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों के मुताबिक आदिवासियों और दलितों में कुपोषण की दर भारत में सबसे ज्यादा है। 5 साल से कम उम्र वर्ग के 44% आदिवासी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में एक तरफ जहां देश भूखमरी और कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कवायद में धूल की तरह करोड़ों रुपयों को उड़ाया जा रहा है। यही है मोदी के विकास की असली गाथा, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं। बता दें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपियन एनजीओ तैयार करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। कानपुर में सीमामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान जल्द चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन उपचुनाव से पहले जाति कार्ड खेलते हुए भाजपा ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। तो वो कौन सा मुद्दा है, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। अक्टूबर 2015 में मुहर्रम जुलूस के समय सीसामऊ में दंगा हुआ। पुलिस ने 32 हिंदुओं को आरोपी बनाकर जेल भेजा था। अब भाजपा ने उपचुनाव से ठीक पहले सभी मुकदमे खत्म कराने की कोशिश शुरू कर दी है। भाजपा मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका ऐलान भी कर दिया है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से भाजपा यूपी में अपने लिए राजनीतिक जमीन को तलाशने में लगी हुई है। जो जनाधार भाजपा ने 2024 के चुनाव में खोया है, उसे वापस लाने की कवायद इस वक्त जोरों पर है।
और यही वजह है कि कानपुर में 9 साल पहले हुए दंगों के 32 हिंदू आरोपियों को योगी सरकार बरी करवाने का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। बता दें, अक्टूबर 2015 में कालपी रोड में मुहर्रम का जुलूस निकलते समय 2 वर्गों में सांप्रदायिक संघर्ष हो गया था। सपा शासनकाल में हुई इस घटना में तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी के दबाव में काम करने के आरोप लगे थे। तब पुलिस ने दर्शन पूर्वा के 32 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी। ऐसे में भाजपा ने हिंदू वोट बैंक साधते हुए एक बड़ी चाल चल दी और सभी 32 हिंदुओं को बरी करने का ऐलान कर दिया। इस बीच गुरुवार 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए योगी सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समाजवादियों के अत्याचार से लोगों को न्याय मिला है। सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी परिवार को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को छोड़ा भी नहीं जा रहा। सरकार ने जांच में पाया कि आप सब युवा साथियों पर फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए थे, इसलिए मुकदमे वापसी लिए गए। बता दें, भाजपा के लिए कानपुर की सीसामऊ सीट बेहद अहम है। इस पर जीत पक्की करने के लिए भाजपा एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि पिछले 30 सालों से सपा की पारंपरिक सीसामऊ विधानसभा सीट सोलंकी परिवार के पास है, लेकिन ये बात भी सच है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद से यहाँ सियासी समीकरण में बदलाव हुए हैं। ऐसे में भाजपा की तरफ से चला गया हिंदू कार्ड कितना काम आएगा और क्या सपा फिर से अपना किला बचा पाएगी, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट पर वैसे तो मुस्लिम मतदाता लगभग 40% है, जो बीजेपी की ज्यादातर हक में वोट नहीं है और खासा नाराज भी रहते हैं, जिसके चलते बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन इस सीट पर ब्राह्मण और दलित का भी एक कॉम्बिनेशन है जो प्रत्याशी को जीत दिला सकता है। आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ दलित मतदाताओं को बीजेपी से दूर कर चुका है। सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में और उनकी पत्नी नसीम को लेकर पार्टी नेतृत्व ने हरी झंडी दिखा दी है। सपा की ओर से इस सीट पर प्रत्याशी नसीम सोलंकी रहेंगे, जिसके चलते अब बीजेपी भी कोई चूक नहीं करना चाहती। इस सीट पर 70,000 ब्राह्मण मतदाताओं और 65,000 दलित वोटर्स हैं। वहीं 1,20,000 मुस्लिम मतदाता है, इसलिए बीजेपी दलित मतदाताओं को रिझाने पर जुटी है, क्योंकि उसे मालूम हुआ है कि मुस्लिम मतदाता उसकी ओर कम झुकेगा। अगर ब्राह्मण और दलित मिलकर उसे वोट करेंगे तो सीट निकालना लगभग तय है। ऐसे में भाजपा का ये कदम कितना कारगर साबित होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।